उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम यानी बद्रीनाथ धाम की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों अभी मैं कुछ महीने पहले ही बद्रीनाथ की यात्रा करके आया हूं और इस यात्रा के दरमियान मुझे किन किन चीजों का सामना करना पड़ा, मुझे दर्शन करने में कितने समय लगे और भी बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ आपको बद्रीनाथ कैसे पहुंचना है, बद्रीनाथ की यात्रा के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप प्लान बनाना चाहिए, बद्रीनाथ के आसपास कौन सी जगह घूमने जा सकते हैं, बद्रीनाथ में आपके रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कैसे पहुंचना होगा। दोस्तों इन सब बातों को जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यात्रा शुरू होती है मेरी हरिद्वार से और हरिद्वार में पहुंचा अपनी पर्सनल कार से। लेकिन दोस्तों जिनके पास पर्सनल कार नहीं है उनको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप देश के किसी भी कोने से हरिद्वार के लिए ट्रेन पकड़कर आप हरिद्वार बड़े आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन आ जाएं और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बना हुआ बस स्टैंड, और अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप बस के माध्यम से भी आप हरिद्वार पहुंच जाएं। और हरिद्वार बस स्टैंड से आपको बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको देहरादून के जाली ग्रांट एयरपोर्ट पर आना होगा, जहां से बद्रीनाथ की दूरी करीब 305 किलोमीटर है और देहरादून से आपको बद्रीनाथ जाने के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। दोस्तों हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 320 किलोमीटर है और इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे का समय लगता है। दोस्तों अगर आप हरिद्वार से बद्रीनाथ की यात्रा को बस से करना चाहते हो तो आपको सुबह 5 बजे हरिद्वार बस स्टैंड से बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाएगा और जिसका किराया ऑफलाइन 450 रुपए है। और अगर आप ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो redbus.com की वेबसाइट से जाकर बस की टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, जिसका किराया 600 रुपए से लेकर 800 रुपए है। दोस्तों वहीं अगर आप 4 से 5 लोग हैं और आप प्राइवेट टैक्सी लेकर यात्रा करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट टैक्सी 5 से 6 हजार रुपए में मिल जाएगी। आप हरिद्वार से स्विफ्ट डिजायर इनोवा बुक करके आप बद्रीनाथ बड़े आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप बात करते हैं कि आपने केदारनाथ की यात्रा को कंप्लीट कर लिया है और आप अब बद्रीनाथ की यात्रा को करना चाहते हैं तो कैसे पहुंचना होगा बद्रीनाथ। उसके लिए आपको सोनप्रयाग से या सीतापुर से आपको बस मिलती है बद्रीनाथ के लिए। तो सबसे पहले आप आ जाइए सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से वहां पर बस स्टैंड से आपको बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिसका किराया 400 रुपए से लेकर 600 रुपए तक होता है। तो इस तरह से आप सोनप्रयाग से बद्रीनाथ बड़े आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने हरिद्वार से अपनी यात्रा को प्रस्थान किया है, अब हमको रास्ते में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही आप हरिद्वार को पार करेंगे तो ऋषिकेश होते हुए आप पहुँचेंगे सबसे पहले देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ी दूर पर आएगा रुद्रप्रयाग, जो आपको केदारनाथ का जिला पड़ता है। और रुद्रप्रयाग होते हुए आप पहुंचेंगे कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग से होते हुए आप पहुंचेंगे पीपलकोटी और पीपलकोटी से होते हुए आप पहुंचेंगे जोशीमठ। दोस्तों जोशीमठ तक की यात्रा बहुत ही सुगम और आसान होगी, लेकिन जोशीमठ के आगे की यात्रा आपकी बहुत कठिन यात्रा होने वाली है। दोस्तों जोशीमठ तक की यात्रा बहुत ही सुगम और आसान होगी, लेकिन जोशीमठ के आगे की यात्रा आपकी बहुत कठिन यात्रा होने वाली है। जोशीमठ से बद्रीनाथ की यात्रा 45 किलोमीटर रह जाती है और ये जो रास्ता होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आपको पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कहता हूँ कि आप किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को ही साथ में लेकर आएं, जो आपकी कार पहाड़ों पर आसानी के साथ चला सकता है। ये रास्ता पहाड़ के चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं, तो लेफ्ट हैंड में आपको खाई मिलेगी और राइट हैंड में आपको बहुत ज्यादा पहाड़ देखने को मिलेगा। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पहाड़ों पर कार ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बस से ही इस यात्रा को करें। चलिए दोस्तों आप अपने हिसाब से बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको
बद्रीनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों बद्रीनाथ में आप दो तरीके से रुक सकते हैं। सबसे सस्ता ऑप्शन ये है कि वहाँ पर बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं जहाँ पर आपको 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक रात को रुकने के लिए रूम मिल जाते हैं। यहाँ पर GM VM का यात्री निवास बना हुआ है, इसकी बुकिंग वहाँ पर आप जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ होने पर हो सकता है कि वहाँ पर रूम अवेलेबल ना हो। इसलिए अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं और कम पैसों में GM BN के रूम में रहना चाहते हैं तो आप अपने रूम की बुकिंग www.gmbmonline.com पर जाकर अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसके अलावा बद्रीनाथ में बहुत सारे होटल बने हुए हैं। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 1500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक के रूम मिल जाते हैं। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक के बीच में रूम मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस साल बद्रीनाथ की यात्रा कब से शुरू होती है। दोस्तों इस साल 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खोले जाएंगे और इसके कपाट बीते साल 19 नवंबर को बंद हुए थे। बता दें कि बद्रीनाथ समेत चारों धामों के कपाट सर्दियों के मौसम में भीषण ठंड होने की वजह से अक्टूबर से नवंबर में हर साल बंद कर दिए जाते हैं, जिन्हें अगले साल अप्रैल या मई में फिर से खोला जाता है। ये डिपेंड करता है कि शीतकालीन का मौसम कब तक रहेगा। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ की यात्रा के लिए सही समय कौन सा होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं और बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है सितंबर और अक्टूबर के महीने का, क्योंकि इस समय बहुत कम भीड़ होती है और आप बहुत कम पैसों में बद्रीनाथ की यात्रा को कर सकते हैं। बद्रीनाथ का जो पीक सीजन होता है वो मई और जून का होता है, क्योंकि बहुत से भक्त बद्रीनाथ के दर्शन के लिए मई और जून में ही जाते हैं और पहाड़ों पर भूस्खलन होने की वजह से 3 से 4 दिन का लंबा जाम लग जाता है, इसलिए आपको इन महीनों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बद्रीनाथ में रहने के लिए कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप बस के द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो आपको बद्रीनाथ के लिए 2 नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बस से जाएंगे तो बस से पहले ही दिन आपको 10 से 12 घंटे लग जाएंगे और शाम तक आप पहुँचेंगे तो आप बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे और वहाँ पर बहुत सी जगह है जहाँ पर आपको घूमना होता है, जिसे हम आपको आगे बताएंगे। और अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आपको इसके लिए 1 दिन का स्टे ही बनाना पड़ेगा। अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आप पहले ही दिन पहुंच जाते हैं, बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं, दूसरे दिन उठ जाते हैं और बद्रीनाथ के आसपास घूमने वाली जगह को आप उसी शाम घूम लेते हैं और गाड़ी में वापस आ जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि बद्रीनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों आपको बद्रीनाथ में खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ पर भी आपको थाली सिस्टम ही देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की थाली का खाना मिल जाएगा, जिसमें आपको दाल चावल रोटी सब कुछ अवेलेबल रहेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन कैसे करें। दोस्तों जो लोग बाबा केदारनाथ का दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं वो लोग बहुत ही थके हुए होते हैं और वो जब बद्रीनाथ पहुँचते हैं तो उन्हें बहुत डर लगता है कि कहीं बद्रीनाथ में ट्रैक तो नहीं करना पड़ेगा केदारनाथ की तरह। दोस्तों बद्रीनाथ में आप जहाँ भी होटल लेते हैं वहाँ से बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो 500 मीटर की दूरी पर है। बहुत ही प्लेन रास्ता है, पूरा समतल रास्ता है। बद्रीनाथ मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट का ही समय लगता है, तो यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी ट्रैकिंग नहीं करना पड़ता आपको। 5 मिनट बाद जब आप पहुँच जाओगे मंदिर पर तो वहाँ पर एक तप्त कुंड है जो गर्म पानी का कुंड है। दोस्तों मुझे भी इस तप्त कुंड के बारे में नहीं पता था, इसलिए मैंने अपने होटल में स्नान कर लिया था, लेकिन यहाँ के मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस तप्त कुंड में स्नान करने से आपकी जितनी भी थकान रहेगी केदारनाथ की, आप जितने भी थके रहेंगे वो सारी थकान आपकी दूर हो जाएगी। और मंदिर का दर्शन करने से पहले आपको स्नान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों जब इस तप्त कुंड में मैंने स्नान किया तो उसके बाद मैं जब अपने रूम पर आया तो मैंने ये रियलाइज किया, मैंने ये फील किया कि वाकई में जो मेरी थकान थी, जो केदारनाथ में मुझे बुखार हुआ था, फीवर हुआ था, सर दर्द हो रहा था, पैर दर्द हो रहे थे, वो सारी थकान तप्त कुंड में स्नान करने के बाद
खत्म हो चुकी थी। स्नान करने के बाद आप मंदिर में जाकर लाइन में लग जाइए। आप मई और जून के महीने में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको दर्शन करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे में लाइन में लगना पड़ेगा। वहीं अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो आपको दर्शन करने के लिए सिर्फ आधे से 1 घंटे का ही समय लगता है। दोस्तों, मंदिर में बद्री विशाल का दर्शन करने के बाद इसके बाद आपको जाना है ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल हुआ स्थान है जहाँ पर लोग अपने पूर्वजों का पिंड दान करते हैं। तो इस जगह को हर लोग भूल जाते हैं, तो यहाँ पर आप भूले नहीं, इसको नोट कर लें और यहाँ पर भी आपको जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब पूरे दिन में हमने 2 से 3 घंटे में बाबा बद्रीनाथ का दर्शन तो कर लिया, लेकिन अब पूरे दिन यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? बद्रीनाथ के आसपास घूमने की जगह कहाँ है और कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं? दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है भारत का अंतिम गाँव, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको लगता है कि आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो आप इस गांव में 1 किलोमीटर चलकर बड़े आसानी के साथ पैदल जा सकते हैं। केवल 10 मिनट का ही समय लगता है अगर आप पैदल जाते हैं तो। इस गांव में जाने पर आप यहाँ पे 3 से 4 जगह घूम सकते हैं। वहाँ पर आपको ब्यास गुफा देख सकते हैं, वहाँ पर आप दर्शन करने के लिए चले जाओ। यहीं पर गणेश गुफा भी है, तो आप वहाँ पर भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर बोला जाता है कि पांडवों ने इसी रास्ते से स्वर्ग जाने का रास्ता प्राप्त किया था, तो यहाँ पर स्वर्ग जाने का रास्ता भी है, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। और जब 5 पांडव स्वर्ग के रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें नदी को क्रॉस करने के लिए भीम ने एक बड़े पत्थर को उठाकर वहाँ पर रखा था, जिसे वहाँ पर भीम पुल के नाम से जाना जाता है। तो ये पत्थर को इस पत्थर पर चलकर इसको क्रॉस करने के बाद भी वो आगे स्वर्ग के रास्ते पर गए थे। और इसी रास्ते के बगल में ही सरस्वती माता का मंदिर है। यहाँ पर आपको भारत का अंतिम गांव भी देखने को मिल जाए। आप भारत के अंतिम गांव में भी चाय पीने का मजा उठा सकते हैं। इन सब जगह को घूमने के लिए आपका केवल 1 से 2 घंटे ही लगेगा। और ये इतने फेमस जगह है, तो आप यहाँ पर कभी नहीं गए हो तो आप यहाँ पर जाकर इस जगह का एंजॉय कर सकते हैं। भारत के आखिरी गाँव में जाकर आखिरी चाय पी सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या हम बद्रीनाथ जाने के लिए हमें पास की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आप कोई भी 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको ई पास बनवाना अनिवार्य है। इसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना ई पास निकाल सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ की यात्रा करने में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, सबसे पहले दिन आप हरिद्वार से बद्रीनाथ बाई बस जाते हैं तो उसका किराया हम 600 रुपए मान लेते हैं और दोनों तरफ का किराया 1200 रुपए का मान लेते हैं। रास्ते में आप चाय, ब्रेकफास्ट, डिनर करेंगे तो इन सब का किराया 100 रुपए का ब्रेकफास्ट, 100 रुपए का डिनर और 150 रुपए का लंच मान लेते हैं, तो टोटल 350 रुपए आपका लगेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपने GMBN से डोमेट्री बुक की है तो आपको 400 रुपए में डोमेट्री मिल जाएगा। दूसरे दिन आप बद्रीनाथ से हरिद्वार फिर वापस आते हो, फिर आपका 100 रुपए का लंच, 100 रुपए का डिनर, 100 रुपए का ब्रेकफास्ट और जो आप होटल लोगे उसका 800 रुपए लगता है। तो अगर इन सबको हम टोटल कर दें तो 1200 रुपए आपका बस का लगेगा, 350 रुपए आपका भोजन का लगेगा, 400 रुपए आपको बद्रीनाथ में एक दिन रुकने के लिए डोमेट्री बुक करनी पड़ेगी, 300 रुपए 350 रुपए आपको रास्ते में फिर से खाने का खर्चा लगेगा और 800 रुपए हरिद्वार में जब आप आओगे वापस तो होटल लेके फिर से रुकोगे। तो इन सब का खर्चा मिलाकर टोटल हमारे हिसाब से 3100 रुपए पड़ता है। दोस्तों, आप मेरे द्वारा बताए गए प्लान के अनुसार हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो आप 31 रुपए तक हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। वहीं अगर आप केदारनाथ से भी बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आप केदारनाथ से भी बद्रीनाथ की यात्रा 3 से 4 हजार रुपए में बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना बजट 4 से 5 हजार बनाकर जरूर जाएं अगर आप आसपास घूमने जाते हैं तो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि अगर आप बद्रीनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी अगर आपके 10% भी काम आई हो तो आपका अपना चैनल अमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद, मंगलमय हो। जय हो बद्री विशाल।